हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपना स्टार्ट कर रखा था हमने आर्ट एंड कल्चर मॉड्यूल 2020 इनसाइट। तो उसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। हम पार्ट 2 की बात करते हैं अब डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग एंड अदर आर्ट्स के बारे में। फर्स्ट टॉपिक है चिंदू यक्षगानम। इसके बारे में बात करें तो ये एक फॉर्म ऑफ थिएटर है जिसे चिंदू मोदिका कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है और एक तेलंगाना के लगभग सारे गाँव में इसको परफॉर्म किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इसमें ये जो आर्ट फॉर्म है इसको तब से किया जा रहा है जब लोगों ने हंटिंग करना शुरू किया था, लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। ये सब जो जब से स्टार्ट हुआ तब से ये स्टार्ट हो रखा है ये फॉर्म ऑफ थिएटर। अब बात करते हैं चिंदू कम्युनिटी की। जो चिंदू कम्युनिटी है वो ट्रेडिशनली एक नोमैडिक कम्युनिटी रही है। पटोला साड़ीज़ की बात करें तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने एक पहली सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है इनाग्रेट करी है। कहाँ पे? सुरेंद्र नगर, गुजरात में। तो जो ये पटोला साड़ी होती है डबल इकात वुवन साड़ी होती है जो कि यूजुअली सिल्क की बनी होती है और इसे पाटन, गुजरात में ही बनाया जाता है। ये बहुत ही महंगी साड़ी होती है क्योंकि जो इसका हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, जो भी हम इसका सिल्क यान यूज़ करते हैं वो परचेज़ किया जाता है कर्नाटका या फिर वेस्ट बंगाल से, और इसकी फिर प्रोसेसिंग करी जाती है और इसी की वजह से जो है काफ़ी कॉस्टली इसका फैब्रिक हमें खाली काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। और इसको 2013 में जीआई टैग भी मिल चुका है। पुली काली के बारे में बात करते हैं तो एक तरह का टाइगर डांस है जिसे जो कि केरला का एक फोक आर्ट भी है और इसे ओनाम फेस्टिवल के चौथे दिन जो है परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, लोग अपनी पूरी बॉडी पे ऐसे शेर का बना लेते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है लद्दाखी सौंदोल डांस के बारे में बात करते हैं। इसको गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल चुका है। ये एक रॉयल डांस है लद्दाख का। इसको किसी स्पेशल ओकेशन पे किंग ऑफ लद्दाख के सामने आर्टिस्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पर्सनैलिटीज़ की बारे में बात करते हैं तो पहले हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है एक मतलब इनके लिए ही एक इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया था बीएचयू में, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और ऐसा कहा जाता है कि जो गुप्ता पीरियड है वो एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही गोल्डन पीरियड रहा है और जो स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य जो है वो इंडिया के सेवियर के रूप से जाने जाते हैं, जो कि इन्होंने ही हुंस के इन्वेडन से इंडिया को बचाया था और युद्ध करा था। अब थोड़ा स्कंदगुप्त के बारे में जान लेते हैं। पुष्यमित्र को डिफीट करने के बाद अपने जैसे ये आए थे राजा की गद्दी पे, उन्हें उनके इस इनिशियल टाइम पे इन्होंने स्कंदगुप्त पुष्यमित्र को हरा दिया था। इसके बाद उन्होंने खुद को टाइटल दिया था विक्रमादित्य। जूनागढ़ रॉक जो है जिस पर अशोका और रुद्र दमन के भी आपको इस पे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उसी के साथ साथ जूनागढ़ पे इनके भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, मतलब स्कंदगुप्त के भी इंस्क्रिप्शन हैं। और उसमें उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने सारे प्रोविंसेस के लिए गवर्नर अपॉइंट किए थे। स्कंदगुप्त ने 5 तरह के चांदी के और सोने के सिक्के जो हैं वो भी इशू करे थे। जो गोल्ड के कॉइन्स थे उनका नाम है आर्चर टाइप, किंग एंड क्वीन टाइप, छत्रा टाइप, लायन स्लेयर टाइप और हॉर्समैन टाइप। अब सिल्वर कॉइन की बात कर लेते हैं तो इनमें था आपका गरुणा टाइप, बुल टाइप, अल्तार टाइप, मध्य देशा टाइप। गुरु रविदास जी के बारे में बात करते हैं तो संत गुरु रविदास जयंती जो है सेलिब्रेट की जाती है फरवरी 9 को। जो गुरु रविदास जी थे ये नॉर्थ इंडियन मिस्टिक पोएट थे भक्ति मूवमेंट के, और इन्हीं के नाम पे हम लोग माघ पूर्णिमा भी सेलिब्रेट करते हैं। यूजुअली उस दिन फुल मून डे होता है हिंदू कैलेंडर में। और जो सिखों का आदि ग्रंथ है इसी में उनकी जो पंचवाणी है उनको उसको भी उसका ही वर्णन किया गया है, जो कि 2 डॉक्यूमेंट में पूरे इनके रिसोर्स जो अवेलेबल है उनका भी वर्णन किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि ये एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे और इन्होंने भी काफ़ी सारी एस्ट्रोक्रेटिसीज जो है वो झेली हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने भी सफ़र करा है। रविदास जी के जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं उनमें मतलब वो जो इंक्लूड करे गए हैं वो आपके सिख स्क्रिप्चर से, जो सिख का आपका गुरु ग्रंथ साहिब होता है उसमें भी इंक्लूड करा गया है। जो इनकी पंचवानी की टेक्स्ट है धानुपंथी, ये भी हिंदुज़म में इसको इंक्लूड किया गया है और साथ ही इनकी काफ़ी सारी पोम्स भी हैं जो उसमें इंक्लूड करी गई हैं। ये जो है ऐसे माने जाते थे कि एक भक्ति सेंट पोएट रामानंद के डिसिपल थे और कंटेम्प्रेरी थे पोएट कबीर के। इनकी एक बहुत ही फेमस छात्रा थी मीराबाई जी। और इसी के साथ साथ इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसका?
बेगमपुरा एक ऐसी सिटी है जहाँ पे किसी भी तरह का सॉरो नहीं था। जो सोसाइटी थी वहाँ पे कोई कास्ट नहीं हुआ करती थी और सब बहुत ही खुशी से रहा करते थे। और साथ ही साथ इन्होंने कास्ट के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई थी और साथ ही साथ इन्होंने यूनिटी को भी प्रमोट किया था। और इनके जो टीचिंग्स थी वो इतना फेमस हुई थी कि एक रविदासिया रिलीजन या फिर रविदासिया धर्म भी एक उभर के सामने आया था। और इन्होंने बताया कि भगवान एक है और ह्यूमन सोल जो हम ह्यूमन से जो हमारी आत्मा है वो भी एक तरह का भगवान का ही पार्टिकल है। और इस तरह से ये जो हम लोग कहते हैं कि जो मतलब हम लोग नहीं कहते, पहले के टाइम पे होता था कि जो लो कॉस्ट है वो भगवान से नहीं मिल सकते, उन्होंने इस स्टेटमेंट को गलत बताया था। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो 10वें सिख गुरु थे। और इनका एनुअल सेलिब्रेशन होता है गुरु गोविंद सिंह का बर्थडे, वो होता है नाना खासी कैलेंडर के हिसाब से। इन्होंने गुरु तेग बहादुर जो कि 9th सिख गुरु थे उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने इसको सिखिज़म को फॉलो करना शुरू किया था। और इनके टाइम के मतलब जो इनका टाइम था उनको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया था, जैसा कि इन्होंने टर्बन इंट्रोड्यूस किया था। उसके साथ ही इन्होंने 5 केस मतलब केश, बालों को नहीं काटना, कंघा, लकड़ी की कंघी यूज़ करना, करा जो कि आयरन ब्रेसलेट होता है, कचेरा एक 100% कॉटन का बना हुआ अंडरगारमेंट होता है जिसे हम टाई करते हैं, किरपान एक आयरन डैगर होता है जो इतना बड़ा होता है जिससे कि आप खुद को बचा सको। ये 5 केस को भी ये प्रिंसिपल भी इन्होंने ही दिया था खालसा का। और इसके साथ ही साथ इस सिख कम्युनिटी को हाईएस्ट ऑर्डर में स्टेबलाइज करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। और इसके साथ ही इन्होंने मुग़ल के अगेंस्ट एक बैटल भी लड़ा था, बैटल ऑफ मुक्तसर जो कि 1705 में हुआ था। अब गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं और जो खालसा और जो सिख्स हैं उनके जो भी गुरु जो आगे आते हैं वो इन्हीं के जो भी दी हुई शिक्षा है इसी के आधार पर चलते हैं। श्री वेदांता देशिकन की अगर हम बात करें तो पोस्टेज स्टैम्प जो रिलीज़ किए गए हैं इन्हीं को कमोमोरेट करने के लिए इसकी 750th बर्थ एनिवर्सरी है श्री वेदांता देशिकान की। और इसके इनके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही बड़े फ़िलासफ़र या फिर गुरु कह सकते हो आप, और वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टालवर्ट थे हमारे ये श्री वैष्णविज़म जी। और कब? रामानुजा के पीरियड में, पोस्ट रामानुजा पीरियड। ये किदाम्बी अप्पुलार के डिसिपल थे और इन्हीं को आचार्य रामानुजाचार्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने खुद को एक तरह का मास्टर डिसिपल बताया था रामानुजन के साथ ही साथ। और इसके साथ साथ इनको एक अवतार माना जाता था उस डिवाइन बेल ऑफ वेंकटेश्वरा ऑफ त्रिमुलाई, किसके द्वारा? बाय वादा कलाई सेक्ट ऑफ श्री वैष्णविता। इनके वर्क कौन कौन से थे? श्री सतखोरा निधि, श्री पादुका सहस्राम, सहस्या ग्रंथमयी, श्री देशिका प्रधानम काव्यायम्स। बहुत अजीब से नाम है, आई एम सॉरी, मुझे सच में प्रोनाउंशिएट नहीं होते हैं नाम, बहुत मुझे मुश्किल लगते हैं बोलने में ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं भासा वन्ना की। जो भासा वन्ना की अगर हम बात करें तो 12th सेंचुरी फिलोसफर थे, स्टेट्समैन थे, कन्नड़ पोएट थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। किसके काल में? कलाचुरी डायनेस्टी किंग बिजाला वन के टाइम पे, जो कि कर्नाटका इंडिया में थे उस टाइम। और भासवाना ने सोशल अवेयरनेस भी फैलाना शुरू किया थ्रू अपने पोट्री और के साथ, जिनको हम लोग प्रॉपरली वचना के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने उस टाइम पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था, और जो भी सुपरस्टिशियस चीज़ें होती थी, रिचुअल्स होती हैं, उन सबको इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने एक नया पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि अनुभवा मंतापा, या फिर कह सकते हैं हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जिसमें सभी मेन और वीमेन फ्रॉम ऑल सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वो आ सकते थे, उनको वेलकम किया जाता था और डिस्कस करते थे कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्हीं के बारे में हम। इन्होंने बहुत ही कुछ डिवोशनल मूवमेंट्स से इंस्पायर होके
एक लीडर की जैसे थी और उन्होंने कुछ चीज़ें डेवलप करी, इंस्पायर किया, एक नया डिवोशन मूवमेंट जिसको नाम दिया वीरास वैस्वा, या फिर से कह सकते हैं हम लोग आर्दंत हेरोइक वर्शिपर ऑफ शिवा। और इसके जो रूट थे, ये अपने रूट शेयर करते थे तमिल भक्ति मूवमेंट से, पर्टिकुलर जो शैव नारायण ट्रेडिशन थे वहाँ से। और इसके साथ ही साथ ये चैम्पियन डिवोशनल वर्शिप भी थे, जो कि रिजेक्ट करते थे टेंपल वर्शिप और रिचुअल्स को, जो कि ब्राह्मणा के द्वारा की जाती थी। और उनको उन्होंने रिप्लेस किससे किया? पर्सनलाइज डायरेक्शन ऑफ वर्शिप ऑफ शिवा, मतलब आप जैसे भी शिव की वर्शिप करना चाहते हो कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या है, जो पहला ये पहले कनाडिगा थे जिनके ऑनर में कोई कॉइन जो है वो कमेमोरेट किए गए थे। सोशल रिफॉर्मर भी थे ये। 2015 में पीएम ने एक स्टैचू ऑफ बसावन्ना भी इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे? रिवर थेम्स में, जो कि लंदन में है। अब इनका शराना मूवमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो शराना मूवमेंट था, इसके लिए इस मूवमेंट के थ्रू लोगों को इन्होंने, मतलब बहुत से कास्ट के लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया था और अट्रैक्ट किया था। इसके अलावा अनुभवा मंडवा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, और इसके साथ ही इन्होंने जो जो सोशल ऑर्डर, कास्ट ऑर्डर चले आ रहे थे, इनको भी चैलेंज किया। इन्होंने एक बहुत ही मतलब एक ग्रैंड वेडिंग टाइप का ऑर्गेनाइज किया, जिसमें जो ब्राइड ग्रूम थे वो एक लोअर कास्ट से हुआ करते थे और जो ब्राइड थी वो ब्राह्मण थी। नेक्स्ट है सावित्री बाई फूले के बारे में। इनको हम इंडियाज़ फर्स्ट जनरेशन मॉडर्न फेमिनिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इनके कंट्रीब्यूशन ऐसे थे जिससे कि ये इंश्योर हो सके जो इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है वो ब्रिटिश राज में मिल सके, मतलब लड़के और लड़कियों दोनों को भी इक्वल टाइप की एजुकेशन मिल सके। ये पहली फीमेल टीचर थी इंडिया की 1848 में। और उन्होंने गर्ल्स के लिए एक स्कूल भी ओपन किया था अपने हस्बैंड के साथ, ज्योतिराव फूले, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ही वर्क किया था, जो कि कास्ट बेस पे उस टाइम हुआ करता था। और इसके साथ साथ इन्होंने एक शेल्टर भी इस्टेब्लिश किया था विडोज़ के लिए 1854 में, जिसको आगे जाके 1864 में इन्होंने और ज़्यादा बड़ा किया। और इसके साथ ही साथ जितने भी जो ऐसे वीमेंस या फिर जो चाइल्ड ब्राइड्स थे जिनको फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको भी इन्होंने रखा। यहाँ पे कोई भी कास्ट का बैरियर नहीं हुआ करता था। इसी के साथ साथ इन्होंने सत्यशोधक समाज में भी काम करना डायरेक्शन देना शुरू किया। और अपने हस्बैंड के साथ इन्होंने एक ऐसा सत्य समाज शोधक बनाया जिसमें कि हम इक्वल राइट फॉर मार्जिनल लोअर कास्ट के लिए कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, इन्होंने बनाया था। इसके बाद एक क्लिनिक भी ओपन किया 1897 में, और उनके लिए जो कि बुबोनिक प्लेग, उस टाइम पे प्लेग जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था महाराष्ट्र में, उनके लिए इन्होंने बताया था। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक बाल हत्या प्रतिबंधका गृह का भी एक सेटअप करा था। इनके ऑनर में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे को रीनेम कर दिया गया सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी कब? 2014 में। दारा सिकोहा की बात करें तो दारा सिकोहा के बारे में कुछ खास है नहीं, बस इसमें इतना ही बताने वाला है कि इनका ऐसा माना जाता है कि इनको बरी किया गया था कहीं हुमायूं टॉम के आसपास ही, इनको कहीं बरी किया गया था। और इनके बारे में बात करें तो ये एल्डेस्ट सन थे शाहजहाँ के। और जब ये अपने भाई औरंगजेब से युद्ध कर रहे थे, तो जब ये हार गए थे युद्ध में किंग की पोस्ट पाने के लिए, तो तभी उनको मार दिया गया था। इनको एक लिबरल मुस्लिम के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने कोशिश करी, क्या कम्युनिटीज़ हैं हिंदू और एक मुस्लिम में। और इन्होंने भगवत गीता और साथ ही साथ करीब 52 उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। और एक तरह से, और ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्री थिंकर थे उस टाइम के। और इसके साथ साथ इन्होंने जब रियलाइज़ किया कि उपनिषद को ट्रांसलेट करने के बाद, इन्होंने मतलब उपनिषद की ग्रेटनेस को जब जाना समझा, तो इन्होंने काफ़ी सारे उपनिषद को ट्रांसलेट किया, जो कि पहले केवल हिंदू अपर कास्ट के द्वारा ही जाना जाता था कि उपनिषद में एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये अगर होते उस टाइम पे राजा, तो बहुत ही, जो उस टाइम औरंगज़ेब के टाइम पे इतना हिंदू मुस्लिम वाला सीन हुआ था, ऐसा ना होता। ये एक तरह से एंटीथेसिस थे औरंगज़ेब के। इसके बाद हुमायूं टॉम के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। इसको 1570 में बनवाया गया था। ये एक पर्टिकुलर कल्चर सिग्निफिकेंस है, चूँकि ये पहला गार्डन टॉम्ब है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसको कमीशन किया गया था हुमायूं की पहली वाइफ और चीफ जो कॉन्सर्ट थी बेगा बेगम, उनके लिए कराया गया था ये।
ये एक तरह का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है चारबाग का। और इसको हम लोग डॉर्मेट्री ऑफ मुगल्स भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत मतलब करीब 150 मुगल फैमिली के फैमिली मेम्बर्स जो हैं बरीड किए गए हैं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया जा चुका है। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 में। इनकी पॉलिसीज़ क्या थी हम ये देख सकते हैं। इन्होंने एक कलकत्ता एक्ट 1899 सॉरी कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 जब वो लेके आए थे, जिससे हुआ क्या था, जो नंबर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेचर थे उनको कोशिश की थी कि वो डिप्राइव हो सके इंडियन से, जिससे कि उनमें सेल्फ गवर्नेंस ना आ सके। और इसके साथ ही साथ इन्होंने डिस्क्राइब किया था, मतलब ये इंडियन से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और उन्होंने बंगालीज को ऐसे कावर्ड कहा था, विंग बैग्स कहा था और इनकैपेबल टॉकर्स कहा था। बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते थे ये हम इंडियंस की। और इसके साथ ही उन्होंने आईएनसी के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट से मिलने से भी मना कर दिया था, चूँकि वो एक इंडियन थे। इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। और यहाँ रिफॉर्म्स क्या क्या थे। 1902 में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी कमीशन की, जिससे कि क्या हो, इसमें यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन जो है कंट्री में प्रोवाइड की जा सके। और साथ ही साथ इन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 लेके आए, जिससे हुआ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया में वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ सकें। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में इन्होंने बनवाया, मतलब इस्टेब्लिश करा था। और इसके साथ ही जिनके एफर्ट्स थे पुलिस रिफॉर्म में, इन्होंने कोशिश की करप्शन जो है वो हटाया जा सके, जिससे कि क्या हो जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, ये जो लॉर्ड में उसकी पॉलिसीज़ के जो मेन फीचर्स थे उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करी थी। और इसके साथ ही उन्होंने एक पुलिस कमीशन 1902 में भी इंस्टीट्यूट किया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर एंड्रयू फ्रेजर के। और इन्होंने एक ट्रेनिंग स्कूल भी सेटअप करा था फॉर बोथ ऑफिसर्स एंड कॉन्स्टेबल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज। नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंसेस को भी इन्होंने स्टेब्लिश किया था, जो कि रफली कवर्ड एरिया था अपर कोर्स ऑफ इंडस रिवर वाला। अब मिलिट्री की बात करें तो इन्होंने इम्पीरियल कैडेट क्रॉप भी सेटअप करा था, जो कि आगे जाके इंस्ट्रूमेंट बना किसका, इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी। अदर रिफॉर्म्स क्या थे इनके, एंशियंट मूवमेंट एक्ट 1905, जिसने ये ऑब्लिगेटरी कर दिया कि जो भी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो भी मोनूमेंट्स हैं आर्कियोलॉजिकल वाले, उनको हम लोग क्या करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय के बारे में बात करते हैं। नवंबर 17 में इनकी डेथ एनिवर्सरी हुई थी और इनको हम लोग पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। इनको स्वदेशी मूवमेंट के रोल के तरह से बहुत अच्छे से जाना जाता है। और ये दयानंद सरस्वती के फॉलोवर थे और उन्हें जो कि आर्य समाज के फाउंडर थे दयानंद सरस्वती जी। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ये क्या हुए, एक सोसाइटीज़ लीडर भी उभर के सामने आए थे। और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को फाउंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है लाहौर में, उसको भी इस्टेब्लिश किया था और उसके एजुकेशनिस्ट बने रहे ये लाइफ टाइम के लिए। राय, तिलक और बिपिन चंद्र, मतलब इसको हम लाल बाल पाल कहते हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था स्वदेशी गुड्स और मास रजिस्ट्रेशन को मतलब त्याग करने में, जब ये बंगाल पार्टीशन हुआ था उसके बाद। और उन्होंने इंडियन होम रूल लीग जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है 1917 में, उसको भी फाउंड किया था। ये आईएनसी की प्रेसिडेंट भी चुने जा चुके हैं ड्यूरिंग इट्स स्पेशल सेशन इन कोलकाता इन 1920, जिसने महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को भी लॉन्च किया था। ये जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि इन पर अटैक किया गया था पुलिस के द्वारा, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट। इनके वर्क कौन कौन से हैं, आर्य समाज, यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडियाज़ विल टू फ्रीडम, मैसेज ऑफ द भगवद गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द डिप्रेस क्लासेस एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये इनके वर्क थे। और इनके जो थॉट्स थे कल्चर डाइवर्सिटी पे, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू यूनियन को कैसे डिस्क्राइब किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जिनका आइडिया था पीपल ऑफ ऑल रिलीजन आर ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको गांधी जी के आइडिया के साथ कंबाइन करके जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था उसके साथ लिंक भी किया गया। अब बात करते हैं सुब्रमण्यम भारतीयार के बारे में।
ये तमिलनाडु के रिफॉर्मर थे। इनको हम लोग महाकवि भारतियार के नाम से भी जानते हैं। इनके जो सॉन्ग्स थे नेशनलिज्म और फ्रीडम इंडिया पे इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प किया मासेस को सपोर्ट करने में, उनको उनमें नेशनलिज्म की भावना को और उठाने में। काननपट्टू नीलावुअम वानिक्कम कातुरुम पंचाली साबतम कुयिल पत्तू जिनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जिनके जो बहुत ही पोएटिक आउटपुट के रूप में निकल के आए। और इन्होंने एक सेंसेशनल सुदेश गीतांगल 1908 में पब्लिश किया था। ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे और कहते थे यहाँ पे केवल 2 ही कास्ट हैं, मेन एंड वीमेन। और ये प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया था, जो एक सेक्रेड थ्रेड पहनते थे इसको इन्होंने खुद भी निकाल दिया था। ये बिलीव करते थे इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन काइंड में, क्रिटिसाइज़ करते थे जो भी हम लोग प्रीचिंग करते हैं या फिर जो भी हम लोग प्रीजुडिसाइसेस हैं उस टाइम पे गीता और वेदास की, उनको ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे। श्याम सिंह अत्तारीवाला के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में बात करें तो जो February 10 है, February 10 2020, इसमें इनकी 174th डेथ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करी जा रही है। ये जनरल थे सिख एम्पायर के। इन्होंने कैंपेन में काफ़ी सारे कैंपेन में पार्ट लिया था, जैसे कि बैटल ऑफ मुल्तान, कश्मीर एंड द फ्रंटियर प्रोविंस है। ये खालसा आर्मी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और इसीलिए इनको नॉमिनेट किया गया था काउंसिल ऑफ रेजेंसी में, जो कि सेट की गई थी महारानी जिंद कौर के बारे में माइनर सेवरिटी महाराजा कुलदीप सिंह के द्वारा। और पहले एंग्लो सिख वॉर के दौरान ये जो है इन्होंने क्या किया, सतलज रिवर को क्रॉस कर लिया था। और नेक्स्ट है पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में बात करते हैं। ये जो है 4 बार INC के मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनको भारत रत्न पॉस्थुमसली मतलब इनके देहांत के बाद इनको दिया गया भारत रत्न 2014 में। ये हिंदी मैगज़ीन हिंदुस्तान के एडिटर थे। इसके साथ ही ये एडिटर थे इंडियन ओपिनियन, जो कि 1889 में आया था। इसके साथ इन्होंने हिंदी वीकली अभ्युदया भी इन्होंने स्टार्ट करा था। इंग्लिश डेली लीडर हिंदी न्यूज़पेपर मर्यादा को भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी को फाउंड करने में, जो कि 1916 में बन के खड़ी हो गई थी। और इसके वाइस चांसलर भी थे 1939 तक। ये इन्होंने अपोज़ किया था सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम एंड लखनऊ पैक्ट दोनों को ही। और इसके साथ ही ये अगेंस्ट थे INC के पार्टिसिपेशन में, जो कि खिलाफत उन्होंने पार्ट ले रही थी उस टाइम। और इन्होंने पार्टिसिपेंट थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1931 में हुई थी। इन्होंने गंगा महासभा एक ऐसी महासभा भी स्टार्ट की थी जो कि अपोज करती थी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन द गंगा रिवर। और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे जिन्होंने अनटचेबिलिटी को अपोज किया। और इन्होंने क्या किया, जो टेंपल एंट्री होती दलित की कालाक्रम टेंपल नासिक में, उस पर भी काम करा था इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी, श्री मथुरा वृंदावना हसानंद गोचर भूमि, कहाँ पे, वृंदावन में। नेक्स्ट है स्वामी श्रद्धानंद। ये जो है इनको जो असैसिनेट कर दिया गया था, एक मैन कॉल्ड अब्दुल राशिद। इनके बारे में बात करते हैं। ये फाउंडर थे आर्य समाज के स्वामी दयानंद, क्या बोलते हैं, ये किसके टच में आए थे, स्वामी दयानंद, जो कि फाउंडर थे आर्य समाज के। और एक बुक लिखी हिंदू संगठन। इन्होंने अनटचेबिलिटी को एक कर्ज कहा और ऐसा कहा कि ये एक ब्लॉट है जो कि हिंदू की रिपुटेशन पे। अब आर्य समाज के बारे में बात करते हैं। ये वेदास की अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा मानता है। इसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या था, इरेडिकेटिंग इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, इंडिकेटिंग द पॉवर्टी अभाव एंड इनजस्टिस अन्याय फॉर दिस अर्थ। जो आर्य समाज के मेंबर थे वो बिलीव करते थे वन गॉड एंड रिजेक्ट द वर्शिप ऑफ आइडल। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात करती है, बहुत पुराना आर्टिकल है, फिर भी इसको पढ़ लेते एक बार हम। एक स्टैचू ऑफ रणजीत सिंह जो है बनाई जा रही है, कहाँ पे, मतलब इनाग्रेट करी गई है लाहौर में। इनको लायन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब भी कहा जाता है। जनरल हरि सिंह नावला जो थे, इन्होंने एक फोर्ट ऑफ जमरूद जो है कहाँ पे, खैबर पास के पास बनवाया था। ये इकलौते सोवरेन लीडर बचे थे इंडिया में। एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन ऑफिसर, जिन्होंने जीन फ्रैंकस अलार्ड को भी अपॉइंट किया था, जिससे कि उनकी आर्मी को मॉडर्नाइज किया जा सके। इनका एम्पायर ट्रांस रीजन एम्पायर हुआ करता था उस टाइम पे। तब इनके टाइम पे पंजाब जो है 6 रिवर का एक एरिया हुआ करता, लैंड हुआ करता था। अब आप मुझे बताइए इस टाइम पंजाब में कौन सी 5 नदियाँ हैं। और इसके साथ इनको जस्ट और सेक्युलर रूल के लिए भी माना जाता था, जिसमें
क्योंकि और इनके रीजन में हिंदू मुस्लिम दोनों ही हुआ करते थे। हरमिंदर साहिब जो अमृतसर में, उनको इन्होंने ही गोल्डन टेम्पल में कन्वर्ट कराया था, गोल्ड से कवर कराया था पूरा पूरा। और इसके साथ ही जो फंडिंग है हजूर साहिब गुरुद्वारा की, वहाँ भी उन्होंने फंडिंग दी थी, और जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने वहाँ पे आके रेस्ट किया था उस प्लेस पे। अब महाराजा दुलीप सिंह के बारे में बात करते हैं। ये लास्ट रूलर थे सिख एम्पायर के, जो कि महाराजा रंजीत सिंह से के बॉर्न हुए थे 1838 में लाहौर में। इन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर भी साइन की थी, जिससे हुआ क्या था, सॉरी एक मिनट, हाँ, जिसमें इनको करना क्या था, इनको जितना भी क्लेम है एक रीज़न पे उसको उनको क्लेम नहीं कर सकते थे, लेकिन कोही नूर डायमंड जो है वो इनका ही रहेगा, ऐसा कुछ ट्रीटी हुई थी। 1853 में ये फिर से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे और यूके में जाके सेटल्ड हो गए थे। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करते हैं, तो ब्रिटिश और इसके ऊपर जो भी है, बेटा कौन था पति कौन था, मुझे लगता है कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी, तो इसी के चलते लड़ाइयाँ हुई थी इनके बीच। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है बताती हूँ सिंपल से वर्ड में, मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा, बट फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें होता क्या है, अगर किसी राजा के, उन्हें खुद के बच्चे नहीं है, खुद का बेटा नहीं है, खुद का आगे वंश चलाने वाला नहीं है, तो उसका जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता था वो उसको एज अ उसका मतलब राजा स्वीकार नहीं करते थे, और उनके जो भी एरिया होता था, जो भी लैंड होता था, उसको अपने अंडर ले लेते थे। उधम सिंह के बारे में बात करते हैं, और तो ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और गदर पार्टी से एसोसिएट हो गए थे यूएस में। इन्होंने ओ डॉयर को जो है उनका असैसिनेशन किया था 1999 में, जो कि उस टाइम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और इनका ऐसा मानना था कि उस टाइम पे जो भी 1990 का ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इनके परमिशन बिना ऐसा कुछ भी नहीं, डायर इनके परमिशन बिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब गदर पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक मल्टी एथनिक पार्टी थी, जो कि बिलीव की जाती थी, इसमें बहुत ही कम्युनिस्ट टेंडेंसी है, और फाउंड की गई थी सोहन सिंह भाखना के दौरान 1913 में। हेडक्वार्टर से कैलिफोर्निया में है, और इसमें जो भी आउटसाइडर हैं ब्रिटिश में इंडिया के, वो आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थिरुवल्लुर के बारे में बात करें हम, तो एक तमिल पोएट और फिलोसोफर थे। इन्होंने थिरुवल्लुर एक बहुत ही एथिक्स का वर्क है, इस पर काम किया था, और ये संगम पीरियड से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा तो मुझे कुछ इसमें दिखा नहीं। अब है नेक्स्ट परमहंसा योगानंदा के बारे में। ये 125 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, और इसीलिए इनको कमोमेरेट करने के लिए कॉइन भी जो है वो रिलीज़ किए जा रहे हैं। ये एक इंडियन मॉक योगी गुरु थे। इन्होंने टीचिंग ऑफ मेडिटेशन को, क्रिया योगा को एक ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के द्वारा फैलाना शुरू किया, या फिर इसको हम लोग योगादा संगठन सोसाइटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनको फादर ऑफ योगा इन्वेस्ट माना जाता है। ये पहले एक इंडियन टीचर थे, जो कि अमेरिका में जाके सेटल हुए थे, और फर्स्ट प्रोमिनेंट इंडियन थे जिन्होंने व्हाइट हाउस को होस्ट किया था, व्हाइट हाउस में होस्ट किया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी है योगी, कि 1946 में आके पब्लिश हुई थी। इसके बाद है टीपू सुल्तान। कितना बचा है इसमें अभी? ओह, ये तो बहुत सारा है। इतना ही रहने देते हैं क्या, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। अभी इतना ही रखते हैं, हम टीपू सुल्तान के बारे में हम बात पढ़ें इनकी। तो थैंक यू। कुछ भी अगर आपको गलती लगे मेरी इसमें, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा सुनने में, और मैं कोशिश करूँगी जो भी गलतियाँ मुझसे छोटी बहुत होती हैं, जैसे कि मैं नाम प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाती हूँ, ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम से वैसी गलतियाँ ना हो मेरे से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।